morning, students. Now we continue the first chapter of history, that is the rise of nationalism in Europe. हमने कुछ टॉपिक्स जो है लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे. अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम इसमें कवर करेंगे. टॉपिक्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिस्कस कर लिया था, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप डिस्कस किया था, और लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 1848. अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटाली. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन, और लास्ट टॉपिक के साथ इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली टॉपिक. सबसे पहले देखते हैं जर्मनी के बारे में. पिछला वीडियो में हमने देखा था कि ऑल जर्मन नेशनल पार्टी जो है सो वो जीत गया था, मिडिल क्लास वाले ने उनको जिताया था, लेकिन वो लोग जो है सो अपना बेवकूफ़ी के कारण वो लोग नहीं आ पाए पावर में, और उनको सप्रेस कौन किया, मतलब उनको जो है सो दबा कौन दिया, मोनार्की मतलब राजा महाराजा और मिलिट्री वाले लोग. तो क्या ये लोग हार मान गए? नहीं, इनको सपोर्ट मिल गया किसका? लार्ज ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ पर्शिया. जंकर्स ऑफ पर्शिया का इनको सपोर्ट मिल गया. तो क्या हुआ कि पर्शिया जो है ना, अब लीडरशिप पर्शिया के हाथ में आ गया, और वहां से मूवमेंट को जो है सो आगे बढ़ाया गया नेशनल यूनिफिकेशन के लिए, कि अब जर्मनी को एक अलग सा कंट्री बनाना है या स्टेट बनाना है. उस सोच में ये लोग जो है सो आगे मूवमेंट को ले गए. और चीफ मिनिस्टर कौन था? ओटो वॉन बिस्मार्क. ओटो वॉन बिस्मार्क जो है सो इस मूवमेंट को आगे ले जा रहा था. 3 लड़ाइयाँ हुआ, 7 साल तक लड़ाई चला. बड़ा बड़ा लड़ाई हुआ. किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ. एंड में क्या हुआ? पर्शिया के पास जो है सो एक बंदूक जो है सो उसमें एक गोली बच गया, इसने लोड किया और उड़ा दिया. मतलब मिला जुला के पर्शिया जो है सो वो जीत गया. अब पर्शिया जीत गया तो जनवरी 1871, ध्यान क्या रखना है, जनवरी 1871 में क्या हुआ? पर्शियन किंग विलियम I को जर्मन एम्परर का मतलब राजा घोषित कर दिया गया. तो क्या हुआ कि जर्मनी अब इंडिपेंडेंट हो गया, उनका एक अलग जो है सो नेशन बन गया. जो नया गवर्नमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा इम्फेसिस देता था, बहुत ही ज़्यादा महत्व देता था करेंसीज को मॉडर्नाइज करने में, बैंकिंग सिस्टम को अच्छा करने में, जुडिशल सिस्टम को अच्छा करने में जर्मनी में. तो जर्मनी लोग आज से अब खुशी खुशी रहने लगा. सेकंड कहानी में आते हैं. सेकंड जो अपना कहानी है वो है इटली का यूनिफिकेशन. इटली कैसे अलग बना, अपना कंट्री कैसे बना इटली. तो 19th सेंचुरी में ना क्या हुआ कि इटली जो है वो 7 स्टेट में डिवाइडेड था. कितने स्टेट में? 7 स्टेट में डिवाइडेड था. और जो 7 स्टेट में है ना, उसमें एक ही स्टेट था जिसमें इटालियन का कोई रूल कर रहा था, बाकी 6 स्टेट में कोई और ही रूल कर रहा था. तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे नॉर्थ में जो है ना ऑस्ट्रेलियन हब्सबर्ग रूल कर रहे थे, सेंटर पे पोप का रूल था, साउथ पे बर्बन किंग ऑफ स्पेन का रूल था. तो क्या हुआ कि इवन जो है ना इटालियन लैंग्वेज भी वहाँ पे नहीं था. बहुत सारे लोकल लैंग्वेज चल रहे थे, बहुत सारे लोकल लैंग्वेज. तो बहुत टफ था कि यार चलो एक अपना सा कंट्री बनाते हैं जहाँ पे इटली एक अलग सा कंट्री हो, इटालियन लैंग्वेज चले. बहुत ही टफ था. तो क्या हुआ, ड्यूरिंग 1830 हमने देखा है पिछले वीडियोस में ही कि गुसिपी मजानी नाम का एक आदमी था जो कि इटालियन रिवॉल्यूशनरीज था. उसने ट्राई किया था, उसने सबसे पहले तो एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया था यंग इटली नाम का, लेकिन वो जो है ना वो फेल हो गया बेचारा. वो ज़्यादा आगे नहीं जा पाया. उसका सपना था कि इटली को वो जो है सो एक नेशन बनाएगा, लेकिन वो सपना नहीं हो पाया पूरा. तो क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर कैवर जो है सो लेड द मूवमेंट, वो मूवमेंट को आगे बढ़ाए. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है सो अंडर द लीडरशिप ऑफ गुसिपी गरीबादली, नाम याद रखना है, गुसिपी गरीबादली ज्वाइन द मूवमेंट को और आगे बढ़ाए. और ये लोग सोचे कि यार अब भी हम लोग नहीं जीत सकते. तो 1860 में क्या हुआ, ये लोग गए लड़ने के लिए. तो सोचे कि यार दिमाग में आया कि भैया अगर हार गए तो क्या हुआ कि लोकल पीजेंट जो है, लोकल किसान जो है, वो लोग भी इनको सपोर्ट करनी है. अब ये लोग जो है सो सब मिल गए, पूरा बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ. तो ये लोग जो है सो स्पेनिश रूलर जो था उनको उठा के फेंक दिए बाहर, बोले कि बेटा चलो निकलो. तो 1861 में क्या हुआ, विक्टर इमैनुअल II वॉज प्रोक्लेम्ड, मतलब उनको घोषित किया गया किंग ऑफ यूनाइटेड इटली. जो यूनाइटेड इटली बना था उसका किंग घोषित कर दिया गया. उसको क्या नाम था उसका? विक्टर इमैनुअल II को.
ये कहानी था इटली का, इटली कैसे नेशन स्टेट बना। अब देखते हैं हम लोग तीसरा कहानी, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ये थोड़ा मजेदार वाला है। तो देखो ब्रिटिश लोग कितना, अंग्रेज लोग कितना चालाक होता है वो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन बिफोर 18th सेंचुरी। 18 सेंचुरी से पहले ब्रिटिश नेशन था भी नहीं, ठीक है। तो हुआ क्या, देख हुआ क्या, द इंग्लिश पार्लियामेंट जो है ना सीज द पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688 एंड इंग्लैंड को जो है सो एक नेशन स्टेट बन चुका था। इंग्लैंड जो है एक नेशन स्टेट बन चुका था। तो वो लोग क्या किए, एक एक्ट ऑफ यूनियन 1707 जो है सो साइन हुआ। किसके बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो है सो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 साइन हुआ। तो क्या हुआ, इसका नाम जो है, उसका नाम जो पड़ा उसका नाम था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन उसका नाम पड़ा। तो इंग्लैंड जो है सा वो चालाक था, इसीलिए उसने क्या किया, अपना इन्फ्लुएंस जो है अपना इन्फ्लुएंस जो है सो स्कॉटलैंड पे ज़्यादा बढ़ाया। और सिंस इससे हुआ क्या कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लैंड के मेंबर्स जो हैं वो डोमिनेट करने लगे, वो लोग ज़्यादा हो गए वहाँ पे। तो इससे क्या हुआ, ये जो है सो स्कॉटलैंड जो है सो अब ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड के अंडर आ चुका था। ऐसा सिमिलर कहानी जो है ना वो आयरलैंड के साथ भी हुआ है। आयरलैंड चचा लोग आराम से ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि इंग्लैंड वालों ने दिमाग लगाया। उन्होंने देखा कि आयरलैंड जो है सो कंट्री जो है सो दो चीज़ में डिवाइडेड है, कैथोलिक में और प्रोटेस्टेंट में। तो इंग्लैंड ने दिमाग लगाया, इंग्लैंड ने बोला कि भैया प्रोटेस्टेंट हम आप लोगों को हेल्प करते हैं, एक काम करो ना, कैथोलिक को दबा दो और आप लोग ना रूल करो। लेकिन प्रोटेस्टेंट खुश हो गए, वो लोग जो है सो इंग्लैंड का बात मान गए। और हुआ क्या कि वो लोग जो है सो और ज़्यादा उन लोगों को लड़ा दिए और इंग्लैंड अपना कब्जा उस पर मतलब आयरलैंड पे अपना कब्जा ले आया। और 1801 में क्या हुआ, आयरलैंड जो है सो फोर्सफुली जो है सो यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। अब ब्रिटेन के अंदर कौन कौन आ गया, इंग्लैंड तो था ही, स्कॉटलैंड को हमने देखा कि वो लोग अंडर कैसे लाए, और आयरलैंड को मतलब बेवकूफ़ बना के अंडर ले आए। अब क्या वो जो न्यू ब्रिटेन बना ना, इसमें ब्रिटिश फ्लैग था, नेशनल एंथम भी वही लोग का था और इंग्लिश लैंग्वेज भी था। सबको प्रमोट करने लगे, बोले बेटा आयरलैंड और स्कॉटलैंड ज़्यादा होशियार नहीं बनेगा, हम लोग का जो बोलेंगे वही सब तुम सुनेगा।